बाहुबली मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता। दरअसल दोस्तों ये बात है 2005 की। 2005 के अंदर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ऐसा हंगामा होता है, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और वहां पर गोलियां सरेआम खुलेआम चलने लगती हैं। एक दूसरे की लोग जान लेना चाहते हैं। वहां पर खुलेआम जब गोलियां चलती हैं तो काफ़ी लोग वहां पर घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं, हॉस्पिटल में भी उनको ले जाया जाता है। तो वहां पर खुला मुआवजा लेने के लिए अपनी एक खुली जीप में, अपनी खुली जिप्सी में एक आदमी वहां पर घूम रहा था जिसका नाम था मुख्तार अंसारी। तो मुख्तार अंसारी खुले में अपनी मतलब उस मोहल्ले का, उसका जो इलाका था जहां पर गोलियां चली थी, उसकी यह छानबीन कर रहा था कि अभी भी आखिर ये मामला चल ही रहा है या जो ये दंगा भड़का है ये खत्म हो चुका है। लेकिन एक बार जो वो दंगा भड़का था उसका आरोप लग जाता है सिर्फ जो मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी पर जब ये आरोप लगता है, मुख्तार अंसारी को जब पता चलता है थाने के अंदर से कि मुख्तार अंसारी पर ही ये दंगा भड़काने का आरोप है, तो मुख्तार अंसारी खुद चलकर थाने के अंदर जाता है। जब थाने में जाकर मुख्तार अंसारी कहता है, खुद सरेंडर करता है कि अगर मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका दोषी मुझे बताया जा रहा है, दंगा भड़काने वाला मुझे बताया जा रहा है, तो मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं। तुम मेरे ऊपर जो भी ये कार्रवाई होगी तुम मेरे ऊपर कार्रवाई करो और मैं अपने आप को खुद सरेंडर करके तुम्हारे सामने आ चुका हूं। जो भी तुम्हारी कार्रवाई है वो पूरी तुम कर लो, आखिर मैंने ही ये दंगा भड़काया है। तो लेकिन 2005 के अंदर मुख्तार अंसारी को इस तरह से जेल के अंदर ले दिया जाता है कि मुख्तार अंसारी बीच में काफी बार छूटने की कोशिश कर रहा था, किसी न किसी तरह से आखिर वो जेल के अंदर से बाहर आए, लेकिन उसको बाहर नहीं आने दिया। दरअसल दोस्तों फिर 28 मार्च 2024 को ये बात आती है। 28 मार्च 2024 के अंदर रात का समय होता है, तकरीबन 8:45 बज रहे थे। तो वहां से जेल के अंदर से एक खबर फैलती है पूरे देश के अंदर, तो क्या कई देशों के अंदर इस सनसनी फैल जाती है कि मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई है। और यह बात है पूरी तरह से फैल जाती है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर खलबली मच जाती है इसी बात को लेकर कि मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर जहर देकर उनकी हत्या कर दी है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है, पोस्टमार्टम के अनुसार उनका कहना है कि इसकी मौत है वो हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन उसके फैमिली वालों का कहना है कि इसकी मौत जहर देकर की गई है। दरअसल दोस्तों इस कहानी के अंदर हम इसी बात का खुलासा करने वाले हैं। शुरू से लेकर एंड तक मुख्तार अंसारी की इस कहानी को हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। तो आखिरकार मुख्तार अंसारी की मौत है जो हार्ट अटैक से हुई है या इसकी मौत जहर देकर की गई है। तो पूरी कहानी आप लोगों को, अगर आप इस कहानी को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो आप लोगों के पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मुख्तार अंसारी है कौन, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। शुरू से और एंड तक की 2024 तक की इसकी पूरी कहानी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है शाहरुख और आज की यह सच्ची घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर। गाजीपुर जिले के अंदर एक विधानसभा सीट लगती है जो मोहम्मदाबाद है। वहीं पर एक स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता आज़ादी की बात है। आज़ादी की बात है तो वहां पर महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी के एक बहुत ही प्रिय मित्र थे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे, जिसका नाम है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। दरअसल जो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी होता है आज़ादी के समय, लेकिन इसके एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है सुभानुल्लाह अंसारी। सुभानुल्लाह अंसारी के भी 3 बेटे पैदा होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है शिगेतुल्लाह अंसारी, दूसरे का नाम होता है अफजाल अंसारी, तीसरे का नाम होता है मुख्तार अंसारी। दरअसल दोस्तों आज की इस कहानी के अंदर हम ये जो सुभानुल्लाह अंसारी का ये तीसरा सबसे छोटा बेटा है मुख्तार अंसारी, इसी के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इसी के बारे में आप लोगों को पूरी कहानी समझाने वाले हैं कि मुख्तार अंसारी आखिरकार कौन थे और इनका मतलब जन्म से लेकर एंड तक का हम आप लोगों को पूरा सफर इनका समझाने वाले हैं। जो मुख्तार अंसारी के चाचा थे, जो पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, मतलब जो इनके पिताजी थे वो भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज़ादी में इनका बहुत हाथ था। जो मुख्तार अंसारी है इनके जो बुजुर्ग थे उनका आज़ादी में बहुत मतलब पूरी तरह से कह सकते हैं कि इनका भी योगदान था। मुख्तार अंसारी है जिनका जन्म होता है 30 जून 1963 को। जब 30 जून 1963 को इनका जन्म होता है तो वक्त गुजरता है, पढ़ाई करते हैं, लेकिन पीजी की पढ़ाई करने के लिए ये गाजीपुर में चले जाते हैं। जब गाजीपुर में जाते हैं तो इनकी एक दोस्त से दोस्ती होती
होती है जिसका नाम होता है साधु सिंह। जब साधु सिंह से इनकी दोस्ती होती है तो लेकिन जो 1985 से आगे का दशक इनका चला कि जो कि मोहम्मदाबाद में विधानसभा थी, वहां पर इनका इस तरह से कब्जा था कि मानो अंसारी फैमिली का वहां पर पूरी तरह से रुतबा था, पूरी तरह से दबदबा था, जो कि अंसारी फैमिली है इसी का वहां पर मतलब राज भी चलने लगा। लेकिन दोस्तों 1980 से 1990 का दौर है, इनकी ज़िंदगी में एक इस तरह से आता है कि वहाँ पर जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन के होते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के जो ठेके छूटते हैं, तो ठेके जब छूटने लगे तो इसने मुख्तार अंसारी ने सोचा क्यों ना कि मैं भी यहाँ पर ठेकेदारी करने लगूँ। तो जब ये ठेकेदारी करने लगा तो वहीं पर एक और इसके साथ में ही एक और इंसान की कहानी शुरू होती है जिसका नाम है ब्रजेश सिंह। दरअसल ब्रजेश सिंह के पिता की किसी ने हत्या कर दी थी और जब वो अपने पिताजी के जो कि अग्नि दे रहा था, मतलब उसको दाग दे रहा था, तो उसने एक कसम खाई थी कि मैं जब तक अपने पिताजी के मौत का बदला नहीं ले लूँगा, जब तक मुझे पूरी तरह से टिकूंगा नहीं, चाहे मुझे यहाँ पर वक्त ही क्यों ना लग जाए, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, लेकिन मैं अपने पिताजी की मौत का बदला ज़रूर लूँगा। तो इनके जब पिताजी का बदला मतलब लेने के लिए ये जाता है और पूरी तरह से ये ठान लेता है इस बात को, तो ये भी ठेकेदारी के अंदर उतर जाता है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी उसी ठेके में काम कर रहा था, तो इसी तरह से जो ब्रजेश सिंह है ये भी अपने ठेके के अंदर उतर जाता है। लेकिन जो मुख्तार अंसारी है और ब्रजेश सिंह है, इनके दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई भी लड़ाई झगड़े की बातें ही नहीं थी, अपने अच्छे से ठेकेदारी का काम कर रहे थे। लेकिन वहीं पर एक तीसरा आदमी आ जाता है, त्रिभुवन, जो कि ये भी एक वहां का डॉन था, एक माफिया था। जब इसका त्रिभुवन और मुख्तार अंसारी है, इन दोनों के बीच में जो कि मतभेद थे, मतलब इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। लेकिन आगे चलकर त्रिभुवन और ब्रजेश सिंह इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों हाथ मिला लेते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। ये फ्लॉप करना चाहते हैं मुख्तार अंसारी को। लेकिन जब ये मुख्तार अंसारी को फ्लॉप करना चाहते हैं तो मुख्तार अंसारी त्रिभुवन सिंह को और ब्रज सिंह को, किसी को भी ये दोनों को हाथ नहीं देते हैं और ये इसी तरह से अपने कारोबार को चलाते रहते हैं। दरअसल दोस्तों 2001 को मुख्तार अंसारी का एक काफिला निकल रहा था, जिसमें मुख्तार अंसारी का जो काफिला निकल रहा था, इसमें जो त्रिभुवन है, त्रिभुवन की तो इससे पहले ही जो है कि मौत हो जाती है किसी कारणवश या हत्या हो जाती है मान लो। लेकिन उसके बाद में 2001 में मुख्तार अंसारी का एक काफिला निकल रहा था, तो वहाँ पर जो ब्रजेश सिंह के जो मानो कि गुंडे थे, उसके वो माफिया थे, उसके लोग थे, उनको पहले से पता होता है कि मुख्तार अंसारी का काफिला आज इस रोड से, इस जगह से, यहाँ से निकल रहा है। ब्रजेश सिंह के लोग वहाँ पर पहले से ही पहुँच जाते हैं। जब ब्रजेश सिंह के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो मुख्तार अंसारी के लोगों पर वो धड़ाधड़ से फायरिंग करने लगते हैं और उसी तरह से जवाब में मुख्तार अंसारी के लोग भी ब्रजेश सिंह के लोगों पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन बात आ जाती है कि जो मुख्तार अंसारी है, इसको इस बात का पता लग जाता है, जिप्सी लेकर अपने वहाँ से निकल जाता है, वहाँ से दूर चला जाता है जहाँ पर ये झगड़ा होता है। लेकिन वहीं पर मानो जिस तरह से वहाँ पर होलियाँ चल रही थी, काफ़ी लोग घायल हो रहे थे, काफ़ी को हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट किया जा रहा था। तो 8 लोग थे, वो ब्रजेश सिंह थे उसके मरे थे। लेकिन वहीं पर गोली लग जाती है ब्रजेश सिंह को और ब्रजेश सिंह की भी यहाँ पर हत्या हो जाती है। ब्रजेश सिंह को भी जब हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तो हिंदू मुस्लिम की ये लड़ाई मानो कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो चुकी थी। लेकिन जब वो 2001 में वो लड़ाई चल रही थी तो ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच में, तो उनमें दोनों में 15 लोगों की हत्या हो जाती है, जिनमें 8 लोग ब्रजेश सिंह के थे, हिंदू थे, और 7 लोग वहाँ पर मुख्तार अंसारी के मानो कि वो मुस्लिम थे। तो हिंदू मुस्लिम 15 लोग को टोटल मिलाकर वहाँ पर मर जाते हैं। लेकिन सिर्फ बचता है यहाँ पर एक मुख्तार अंसारी, जो कि इसका भी पूरी तरह से जब वहाँ पर ब्रजेश सिंह की हत्या होने के बाद में इसका पूरी तरह से वहाँ पर रुतबा चल चुका था, मानो कि वहाँ पर दादागिरी, गिरी, माफियागिरी के नाम से इसको लोग जानने लगे थे, क्योंकि ये काफी चर्चाओं में थे। लेकिन जो मुख्तार अंसारी है, अगर इसकी चौखट पर कोई भी गरीब आदमी चला जाता, कोई भी इंसान वहां पर चला जाता, मानो किसी की बेटी की शादी है या किसी के खाने के पास में कुछ भी नहीं है, तो ये इसकी बहुत ज्यादा लोगों की मदद किया करता था। मानो उन लोगों के ये इतने मसीहा थे कि अगर कोई भी गरीब आदमी इनकी चौखट पर चला जाता था तो वो मुख्तार अंसारी जो फैमिली है, मुख्तार अंसारी है, ऐसे गरीब लोगों की भर भर के मदद किया करता था, ना कि उनको पूरी तरह से मना किया करता था। और 1985 से लेकर
2001 तक जो कि मोहम्मदाबाद है, वहाँ पर पूरी तरह से अंसारी फैमिली का ही कब्जा था। लेकिन बीजेपी की सीट आती है और वहाँ पर विधानसभा चुनाव होता है, तो 2002 में वहाँ पर बीजेपी की तरफ से कृष्णानंद राय, बीजेपी की तरफ से एक लीडर उतार दिया जाता है, जो कि उसके भाई था अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी का बड़ा भाई अफजल अंसारी की टक्कर में उसको उतार दिया जाता है। और वहाँ पर अफजल अंसारी की हार हो जाती है, जो कि कृष्णानंद राय है उसकी जीत हो जाती है। काफ़ी झटका लगता है अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी को। वो भी लोग सोचते हैं, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। लोग ये कहते हैं कि इतने दिन से राज कर रहे थे, रजवाड़ा चला रहे थे, आखिरकार इसको जो कि 2002 के अंदर एक बड़ा झटका लगा है। तरह तरह की लोग बातें बनाने लगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि किसी इंसान को 25 से 20 से 30 साल हो चुके हैं एक जगह पर राज करते हुए, और वहीं पर कोई और लोग आकर अगर राज करे तो जाहिर सी बात है एकदम से वहां पर झटका लगना जरूरी है। तो 2005 के अंदर की बात है, 2005 होती है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है। 2002 के अंदर मुख्तार अंसारी है, इसके जो है कि वहाँ पर हार हो जाती है। तो 2 से 3 साल बाद में 2005 का बात है, तो वहाँ पर एक टूर्नामेंट के उद्घाटन था। टूर्नामेंट के उद्घाटन में जो बीजेपी के ये लीडर हैं कृष्णानंद राय, इसको लोग वहाँ पर बुलाते हैं उद्घाटन कराने के लिए। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर काफ़ी कम लोग होते हैं, तो उस बात को लेकर ये गुस्सा हो जाता है। लेकिन वहाँ के लोग ये पूछते हैं, वहाँ के लोगों से पूछता है कि भाई यहाँ पर तो लोग ही ज़्यादा कम हैं। लेकिन जब इस बात को सुनता है तो वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें विधायक जी को देखने की बहुत लालसा थी कि हम विधायक जी को देखें, तो इसी कारण हमने तुमको बुला लिया है, इसी बहाने हमने तुमको बुला लिया है। अब यहाँ पर उसको नाश्ता किया जाता है, बड़ा खुश होता है ये जो कृष्णानंद राय बीजेपी का लीडर होता है, काफ़ी उन लोगों के साथ में बैठता है, बातचीत करता है। लेकिन जब वहाँ से वापसी लौट रहा था तो बसन्या चट्टी एक जगह है, वहाँ पर बसन्या चट्टी के पास में जब इसकी गाड़ी जा रही थी तो सामने से एक गाड़ी और आती है। तो ये कहता है अपने आदमियों से कि अपनी गाड़ी को थोड़ी साइड में लो, पहले इस आगे वाली गाड़ी को साइड से निकलने दो। लेकिन वो गाड़ी आगे से जो आ रही थी, दरअसल वो गाड़ी साइड से नहीं निकलती है, सामने आकर उसी जो कि कृष्णानंद राय है उसकी गाड़ी के सामने आकर वो गाड़ी रुक जाती है। 3 से 4 लड़के, 3 से 4 आदमी उस गाड़ी से उतरते हैं और धड़ाधड़ AK-47 जैसी एक ऐसी मतलब बंदूकों से वहाँ पर हमला कर देते हैं, बोल देते हैं कि जो विधायक था इसकी गाड़ी पर पूरी तरह से मतलब धड़ाधड़ फायरिंग करने लगते हैं। तकरीबन 500 गोलियां वहां पर चलाई जाती हैं, जिनमें कृष्णानंद राय सहित और 6 यानी पूरे तरह से वहां पर उस गाड़ी के अंदर 7 लोगों की हत्या हो जाती है। अड़ोस पड़ोस वाले काफ़ी सारे लोग वहां पर देख रहे थे, लेकिन उस गाड़ी के अंदर जो उनको मारने के लिए आए थे, ना किसी को और को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे। जब इस बात की छानबीन होती है जब छानबीन होती है तो वहां पर एक गैंगस्टर का नाम आता है। जब इसकी छानबीन यह होती है कि आखिर इसका मर्डर किसने किया है, इसकी यह हत्या इस तरह से किसने करवाई है, तो वहां पर पूरी तरह से खुलकर एक नाम आता है जो मुख्तार अंसारी का नाम होता है। क्योंकि जब मुख्तार अंसारी पर जब यह नाम आता है तो मुख्तार अंसारी जब जेल में ही थे उस वक्त, तो इस पर CBI जांच जब बिठाई जाती है, CBI जांच बिठाने के बाद में, लेकिन CBI जांच अभी तक इसका ये पता नहीं लगा पाई थी कि आखिर पूरी तरह से खुले शब्दों में ये कह नहीं पाई है कि जो कि इसको कृष्णानंद राय को मरवाने का सिर्फ हाथ है तो ये मुख्तार अंसारी का है। ये पूरी तरह से अभी तक साबित नहीं कर पाई है, ना ही इसके खिलाफ सबूत मिले हैं कि मुख्तार अंसारी का इसमें पूरी तरह से हाथ है। लेकिन अभी भी वो जेल में थे। धीरे धीरे इस पर CBI जांच बिठाई जाती है, टाइम गुजरता है तो जेल में कभी इसको गाजीपुर जेल में, कभी मथुरा जेल में, कभी आगरा जेल में, तो कभी बांदा जेल में, इसको ऐसे ही जेलों में शिफ्ट किया जाता है। 2005 से ही इसको जेलों में, कभी उस जेल में, कभी इस जेल में, कभी बांदा जेल में, कभी गाजीपुर जेल में, कभी मथुरा जेल में, कभी आगरा जेल में, तो इसी तरह से इसको जेल में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन दरअसल ये चुनाव लड़ते हैं 2005 के अंदर ही। जब ये जेल में पहुंच जाते हैं तो 2005 के अंदर जब ये चुनाव लड़ते हैं, 2005 के अंदर जेल के अंदर से ही ये इनका रुतबा इतना था कि ये उस चुनाव को जीत गए। दरअसल 2012 में फिर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। मुख्तार अंसारी जेल के अंदर था तो वहाँ पर एक नए पुलिस
अधीक्षक की, जेल अधीक्षक की वहां पर एक एंट्री होती है जिसका नाम है एस के अवधि। एस के अवस्थी उसका नाम है। तो एस के अवस्थी की जब वहाँ पर एंट्री होती है, पहले वहाँ पर कोई तलाशी नहीं थी, लेकिन जब उसकी एंट्री होती है तो वो सारे जेलियों की तलाशी लेने लगता है। कहता है कि कोई भी इंसान हो, मुख्तार अंसारी हो या कोई भी बड़ा लीडर हो, सबकी यहाँ पर एंट्री होगी, सबकी यहाँ पर चेकिंग होगी, पूरी तरह से सबको चेक किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर जब चेकिंग होती है तो वहाँ पर एक पिस्टल मिल जाती है। दरअसल एक लड़के के पास में, जिसके पास में वो पिस्टल मिलती है, तो वो मुख्तार अंसारी का ही बंदा था। तो मुख्तार अंसारी उस पिस्टल को लेता है और जाकर उस पुलिस अधीक्षक होता है जो एस के अवस्थी, उसकी कनपट्टी पर उस पिस्टल को रखता है और कहता है कि तुम वैसे ही मान जाओगे या तुम्हारा भी काम करना पड़ेगा। मतलब तुमको, मतलब हमें उसको डराने की कोशिश करता है, उसको धमकाने की कोशिश करता है। यहाँ तक की बात है हाथापाई पे आ जाती है, लोग उनको बचाते हैं, पुलिस वाले भी बीच बचाव करते हैं। तो यहीं से ही जो बात है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाने लगती है। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी आपसे कहना चाहूँगा कि लोगों ने ये अपनी राय भी बताई हैं और लोगों का कहना भी है, बल्कि वहाँ के लोग, ये जो गरीब लोग वहाँ के थे, उनके ये एकदम से मुख्तार अंसारी बड़े मसीहा थे, बड़ी उनकी मदद किया करते थे। वक्त बदलता है, धीरे धीरे चलते हैं तो वहाँ तक कि यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार आ जाती है। योगी की सरकार आने के बाद में जो मुख्तार अंसारी है, इसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो इसको रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट करा दिया जाता है। जब इसको बांदा जेल में शिफ्ट करा दिया जाता है तो दरअसल दोस्तों ये बात होती है 19 मार्च 2024 की। तो ये एक लेटर लिखता है कोर्ट को, कोर्ट के अंदर ये लेटर देता है कि मुझे 19 मार्च 2024 को जहर दिया गया है। और उस लेटर में यह भी था कि जेल के अंदर मुझे 40 दिन पहले भी यहाँ पर जहर दिया गया है और मुझे यहाँ पर जो है कि धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है। मतलब मानो कि खाने के अंदर कम कम जहर मिला करके लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। दरअसल खास तौर से मुझे दिया जा रहा है, मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ तक कि कोर्ट आगे की कार्रवाई कुछ करता, उसके मुख्तार अंसारी के जो फैमिली वाले थे, जो घर वाले थे, वो भी पूरी तरह से जुट चुके थे कि जो हमारे पिताजी हैं, जो मुख्तार अंसारी जी जेल के अंदर हैं, इसकी जान को पूरी तरह से जेल के अंदर खतरा है और मानो कि इसको मार ही दिया जाएगा। वो भी जेल के अंदर पूरी अपनी कार्रवाई कर रहे थे कि आखिर इनको कोई सेफ जगह पर रखा जाए, इनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाए। लेकिन बात आती है 28 मार्च 2024 की, तकरीबन 8:40 पर एक खबर वायरल होती है। पूरे हिंदुस्तान में मीडिया पर यह छा जाता है कि मुख्तार अंसारी की थोड़ी तबीयत बिगड़ती है और उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो हॉस्पिटल में जब उसको ले जाया जाता है तो 8-9 बजकर तकरीबन 9:30 बजे एक बड़ी अफवाह, एक बड़ी खबर फैल जाती है। पूरे हिंदुस्तान में सनसनी मच जाती है कि मुख्तार अंसारी की जो कि मौत हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, जो मुख्तार अंसारी के फैमिली वाले हैं, सारे लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर उसको जेल के अंदर मारा गया है। लेकिन जब वहाँ पर उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो दरअसल 9 वहाँ पर स्टाफ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो पोस्टमार्टम करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, इसको हार्ट अटैक से मौत होकर इसने जो कि दम तोड़ा है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर यह बात उलझी हुई है। लोग कह रहे हैं, मुख्तार अंसारी के फैमिली वाले ये बोल रहे हैं कि उसको जहर देकर जो कि मौत की गई है। दरअसल यहाँ तक कि कोर्ट में उसने नोटिस भी दिया था कि मुझे जेल के अंदर जहर दिया जा रहा है। उनके फैमिली वालों ने भी नोटिस दिया था कि वहाँ पर मुख्तार अंसारी उस जेल, बांदा जेल के अंदर पूरी तरह से बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसको वहाँ पर मारने की साजिश की जा रही है, मुख्तार अंसारी की पूरी तरह से यहाँ पर हत्या कर दी जाएगी। तो इसी तरह से जब मामला चलता आ रहा है, अब ये बात पूरी तरह से फैली हुई है। लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि उसको जो कि धीरे धीरे मतलब अपनी तरफ से उसको मारा गया है। लेकिन वो लोगों का कहना, लेकिन सरकार का कहना है, गवर्नमेंट का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक से इसकी मौत हुई है। दोस्तों अब इस पर जांच हो रही है, जांच क्या निकल कर सामने आती है, फाइनल होती है, इसका अभी हम कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों आप लोगों को एक 2023 की एक बात याद होगी, अतीक अहमद और अशरफ अहमद, रमज़ान का ही महीना था। रमज़ान के महीने में ही उन दोनों भाइयों को पुलिस कस्टडी में ही गोली मारकर उनकी इस तरह से हत्या कर दी जाती है। सरेआम पुलिस के सामने आकर 3 बंदे उसकी इस तरह से हत्या कर देते हैं कि उनका अभी तक पुलिस कुछ उखाड़ नहीं पाई है, पुलिस उनका अभी तक ये पता नहीं पाई है। लेकिन जब पुलिस उन 3 बंदों को, खुद 3 बंदे अतीक और अशरफ को मारकर खुद अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो उसमें वो तीनों के जो फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है तो पूरी तरह से वो मिडिल फैमिली से थे। उनके पास में खाने तक को पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास में 15-15, 10-10, 20-20 लाख रुपए की पिस्टलें थी जिनसे अतीक और अशरफ पर हमला किया गया था। लेकिन उनके पास में आखिर इतनी महंगी पिस्टलें, विदेशी
इस तरह आई कहां से, इसका पुलिस अभी तक छानबीन नहीं कर पाई है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से अखबार के पन्नों में जो कि कानून के पन्नों में अतीक और अशरफ का मामला दब चुका है, पूरी तरह से लोग भूल चुके हैं, इसी तरह से मुख्तार अंसारी के मामले को भी लोग पूरी तरह से भूल जाएंगे, पूरी तरह से इसे ख़त्म कर देंगे कि मुख्तार अंसारी के जो कि मामला है इसका पर्दाफाश ही नहीं होगा कि इसकी मौत आखिरकार हुई किस तरह से है। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है? ये कहानी अभी तक यहाँ तक है, पूरी हिस्ट्री हमने आप लोगों को मुख्तार अंसारी की समझाई है, क्योंकि इसका जो फैमिली बैकग्राउंड था एक बड़े नाम से था, इसके जो कि देश को आज़ाद कराने में भी इनकी बड़ी भूमिका थी और बड़े ही इनके जो कि मतलब अच्छे नेता थे, अच्छे इनका परिवार था पूरी तरह से। लेकिन एक बीच में जो कहानियां होती है, लास्ट में भी जब ये सुधर चुके थे, इसने अपने आप को ही सरेंडर किया था पुलिस के हवाले कि आखिर मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं तो मुझ पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाए, छानबीन की जाए। तो इसको इस तरह से जेल के अंदर पुलिस रख लेती है कि इसको तकरीबन 19 साल बाद में मौत हो जाती है, मौत के बाद ही जो कि जेल से बाहर निकल पाता है। दोस्तों आप लोग इस कहानी को लेकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, इस कहानी को आप इतना शेयर कीजिए ताकि सभी हिंदुस्तान वासियों तक ये कहानी पहुंच जाए, सभी लोग अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए।